कई दिनों से पुलिस एक मौलाना साहब को तलाश कर रही होती है। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मौलाना पकड़ा ही जाता है और मौलाना जब पकड़ा जाता है तो मौलाना साहब से पूछा जाता है कि आपका मोबाइल किधर है। मौलाना ने शायद ये समझा होगा कि जो उनके मोबाइल में था वो डिलीट हो चुका है और उसके मोबाइल में कुछ ऐसा था कि शायद उन्हें कभी एहसास ही नहीं था कि उसके अंदर वह सेव हो सकते हैं उनके इनर मेमोरी में। पुलिस ने जब अपनी तकनीकी के माध्यम से उन सब चीजों को तलाशने की कोशिश की होती है तो इंटरनेट पर जो देखी हुई चीजें होती है वो इसके इनर मेमोरी में सेव होता है और पता चलता है कि मौलाना साहब को गंदी फिल्में देखने का लत होता है। और फिर जब गंदी फिल्में देखा करते थे, जब उनके पास छोटे छोटे बच्चे आते थे, वे सब चीजें उनको भी दिखाया करते थे। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से ये बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि यह कहानी कहाँ की, कौन थे वे बच्चे और फिर आखिरकार उस मौलाना की पोल कैसे खुली होती है, फिलहाल अब क्या हो रहा है और भविष्य में उस मौलाना के साथ क्या क्या होने वाला है। दरअसल बच्चों को कहा करता था कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो जिन्नात तुम्हारे घर में जाएंगे और फिर तुम्हारे अम्मी और फिर तुम्हारे अब्बू को हमेशा हमेशा के लिए मार डालेंगे और इसलिए बच्चे जो होते वह शांत रहा करते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला होता है उधम सिंह नगर और फिर उधम सिंह नगर का एक शहर होता है रुद्रपुर। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है हलसी। बात कर रहा हूं 16 अगस्त 2024 की दोपहर के 1 बजे का आसपास का वक्त हो रहा होता है। एक बच्ची जो कि अपने कुछ ही मिनट पहले मस्जिद में मौलाना साहब से पढ़ करके अपने घर पर आई हुई होती है, बड़ी गुमसुम होती है, परेशान होती है। उसके मां ने पूछा होता कि बेटा क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम और परेशान क्यों हो। आखिरकार जैसे ही उस लड़की से पूछा जाता तो वह डरने लग जाती है, कांपने लग जाती है। मां ने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया होता है, उसके मनपसंद की जो चीजें होती है उसको खाने के लिए दी होती है और खाने के बाद वह लड़की जब थोड़ी सी नॉर्मल होती है तब मां पूछती है कि बेटा थोड़ा बताओ तो सही, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वह लड़की कुछ बोल नहीं पाती है। इसके बाद मां जो होती है वह पास में ही जो बच्चे होते हैं उनके पास जाते हैं, उन बच्चों के साथ जो उसका उठना बैठना जो खेलना होता है उस बच्ची के पास जाते हैं। उन बच्चों से पूछा जाता तो वो बच्ची भी कुछ ऐसे ही घबराने लग जाती है जैसे कि उस महिला की बेटी घबरा रही होती है। उस बच्ची से आखिरकार पूछने की कोशिश कर रहे होते कि वो भी नहीं बताती है। आखिरकार मां जब वापस लौट करके आती है अपनी बेटी की ओर दुलारती है, पुचकारती है और फिर यह भरोसा दिलाती है कि तुझे कुछ नहीं होगा और जो भी कुछ है तुम मुझे साफ साफ बता दो। आखिरकार उसकी बेटी ने जब बताने की कोशिश की होती है उसने कहा होता है कि जिन्नात जिन्नात तुम्हें मार डालेगा मां और अब्बू को भी मार डालेगा यदि मैंने तुम्हें ये सब बातें बताई तो। लेकिन मां ने कहा होता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरे पास जिन्नातों को रोकने की ताकत है, मैं भी रोक सकती हूं और फिर मैं भी उनकी दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती हूं। जब मां ने अपनी बेटी को यह सब भरोसा दिलाया होता है तब उस बेटी ने कहा होता है कि जब मैं मौलाना साहब के पास जाती हूं तो वह मुझसे गंदी गंदी बातें करते हैं, यानी कि शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उस 8 साल की बच्ची ने अपने ही मौलाना साहब की यह कहानी सुनाई होती है तो मां के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है और फिर गुस्से से तमतमा जाती है। मौलाना साहब के पास जाती है और जाने के बाद उनसे सब कुछ बुरा भला वह कहती है मां और मौलाना मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। अब इस बात की जो गूंज होती है वह पूरे गांव में फैल जाती है और जैसे ही गांव के बहुत सारे लोगों को यह बात पता चलती है तो मौलाना साहब को ढूंढने की कोशिश की जा रही होती है। हालांकि उस महिला को पूरे गांव वाले समझाने की कोशिश की गई थी कि जो भी हुआ उसे शांत रहो, खत्म करो, बदनामी हो गया हमारे गांव की। लेकिन अगला ही दिन निकलता उस महिला का गुस्सा बढ़ता चला जाता है क्योंकि उसकी बेटी के साथ जो हुआ था वह वाकई अच्छा नहीं हुआ था, भयानक हुआ था। वो सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है, रुद्रपुर कोतवाली के एक तहरीर दी जाती है और तहरीर देने के बाद पूरी कहानी बयां करती है वो महिला की मेरी जो बेटी है वह एक स्कूल में पढ़ती है और स्कूल में पढ़ने के बाद जब घर पर आती है तो उस बच्ची को पास में ही एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक कमरा है, उस कमरे के अंदर मौलाना साहब रहते हैं और मौलाना ही उस बच्ची को दीनी और तालीम देते हैं, यानी कि उसको अरबी भी पढ़ाते हैं और उर्दू भी पढ़ाते हैं और साथ ही नमाज के भी तौर तरीके पढ़ाते हैं कि नमाज कैसे पढ़े जाते हैं। लेकिन कई दिन से मेरी बच्ची थोड़ी गुमसुम रहती है, परेशान रहती है और इस तरीके के जो तहरीर थाने में मिलती है उसके बाद फिर इस जिले के जो एसएसपी होते हैं, एसएसपी के पास उस थानेदार ने बातचीत की होती है और फिर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद आखिरकार जिले के जो एसपी होते हैं मंजूनाथ टीसी और फिर वो 18 सदस्य की एक टीम बनाते हैं, एसआईटी का गठन करते हैं यह जानने के लिए इस बात में कितनी सच्चाई है। आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि मौलाना मौका पाते ही वहां से भाग चुका होता है, वह कहां का रहने वाला होता है इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं और फिर पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत और पीलीभीत का एक थाना
लगता है जहानाबाद, और जहानाबाद का ही एक गांव लगता है डोंग। डोंग का ही रहने वाला वो मौलाना जो होता है, कुछ दिन पहले तक रामपुर के शाहाबाद में नौकरी किया करता था, और बताते हैं कि वहां पर जो मस्जिद से होने वाली आमदनी होती है, यानी कि जो वेतन होता है, मानदेय होता है, वह कम होता है, और इसलिए उसने शाहाबाद की उस नौकरी को छोड़ने के बाद सीधा वह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का जो गांव लगता है, मलसी गांव में जाकर के करीब 2 महीने पहले वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर नमाज पढ़ाने के साथ साथ अपने ही कमरे में कुछ मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम भी दिया करते थे, यानी कि उर्दू और फिर अरबी वगैरह पढ़ाया करते थे। अब मौलाना को तलाश करने के लिए जो पुलिस की टीमें होती है वह लग जाती है। आखिरकार मौलाना पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद उस मौलाना को जब लेकर के आते हैं तो मौलाना साहब से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार ये कहानी क्या है। तो मौलाना ने पूछताछ के दौरान बताया होता है कि ये सब सारी बातों को वह झुटलाने की कोशिश कर रहा होता है, और मौलाना का जो नंबर होता है वह नंबर बंद होता है। जब मौलाना के नंबर को जब जब्त किया जाता है तो फिर उसे ये नहीं पता होता कि जो उसने मोबाइल के हिस्ट्री में देखा होता है उसके अंदर सेव होता है, यानी कि उसके रूट वेब जो होता है उसमें पहले से ही सेव होता है, उसको आसानी से डिलीट नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी पुलिस के पास अच्छी खासी तकनीकें होती है, उस तकनीकी के माध्यम से पता चलता है कि उसमें वह गंदी फिल्में, वह मौलाना लंबे समय से पोर्न अडिक्ट होता है और वह पोर्न फिल्म देखा करता था। अब उस बच्ची के साथ जितने भी बच्चे तालीम लेने इस मौलाना के पास आया करते थे, सभी बच्चों से बारी बारी पुलिस प्रशासन उससे पूछताछ करती है। तो ये बच्चे हैं 5 साल से लेकर के 10-12 साल तक के होते हैं, जो कि दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। मौलाना बहुत सातिर किस्म का व्यक्ति होता है। जिन बच्चों के 8 या 9 साल का उम्र होता है, खासकर लड़के, उनके साथ वह बहुत ही सख्ती से पेश आया करता था, और फिर उन्हें खूब बुरी तरीके से मारा पीटा करता था, और फिर उनसे एक एक चीज को बारीक से पूछता था कि तुमने ठीक से याद किया है, नहीं किया है। और फिर इस बात के आसपास के लोगों में बड़ी तसल्ली होती थी कि मौलाना साहब बहुत ही सख्त है, और फिर बच्चों को अच्छी तरीके से उर्दू पढ़ा रहे हैं और अरबी पढ़ा रहे हैं। लड़कियों के लिए भी यही था, जो 8-9 साल के ऊपर के लड़कियां हुआ करती थी, जो थोड़ी समझदार हुआ करती थी, अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करे तो वो जाकर के अपने घर में बता सकती थी। तो इसलिए उस मौलाना ने उन बच्चियों को वह होमवर्क दिया करता था, और उनके साथ भी सख्ती से पेश आया करता था। अब इन बच्चियों को और बच्चों को जल्दी से ही आते थे, और जल्दी से ही 10-15 मिनट में घर भेज दिया करते थे। लेकिन जो बच्चियां 5 से 8 साल की हुआ करती थी, उन बच्चियों को वह अपने पास रखा करता था, और फिर उनसे बड़े प्यार से और अच्छे से अदब से बात किया करता था, और साथ ही उन्हें अपने एसी वाले कमरे में ले जाना, और बारी बारी से उन लड़कियों को वह एडल्ट फिल्में, गंदी फिल्में और फिर पोर्न वीडियो इस तरीके से दिखाया करता था। और फिर जो जो उस वीडियो के अंदर हुआ करता था, कुछ कुछ वैसे ही हरकतें करने की वह कोशिश भी करता था। और पुलिस के जांच में आया कि वह अकेले ही बच्चे नहीं थे, बल्कि 5 लड़कियों के साथ लगभग 1.5-2 महीने से वो मौलाना ऐसे ही हरकतें कर रहा होता है। और सब बच्चियों से ये कहा जाता है कि अगर किसी ने भी घर जाकर के ये सब बताने की कोशिश की तुम्हारे साथ क्या होता है, तो जो मेरे पास जिन्नात है उसके पास एक जादू होता है, और फिर उन जिन्नातों को वह छोड़ देगा, तुम्हारे घर जाएंगे और फिर तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, की भाई बहन सबको मार डालेंगे और सबको नुकसान पहुंचा देंगे। छोटी बच्चियों के दिमाग में और दिल में इस तरीके का डर बैठाया गया था कि वह जिन्नातों से डरने लगती है, और यही कारण होता है कि कई दिनों से, यानी कि बताते हैं कि 1.5 महीने 2 महीने से वह लगातार शोषण सह रही होती है। उनके साथ वह किस हद तक गया था, पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और फिर आखिरकार जब यह बात गांव वालों को पता चलती है कि उसने एक नहीं बल्कि 5 लड़कियों के साथ इतना घिनौना कृत्य किया है, तो गांव वालों को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि जिस व्यक्ति के पीछे वह नमाज पढ़ रहे होते हैं वो शायद नमाज भी कबूल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को तोड़ करके रख दिया है। हालांकि पुलिस ने जब 18 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है, और फिर उस एसआईटी टीम के माध्यम से उस मौलाना की और भी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है, जहां जहां भी वो आज तक रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं पहले वह पूर्व में कुछ बच्चियों के साथ, कुछ लड़कों के साथ उसने ऐसा तो कोई घिनौना और गंदा कृत्य तो नहीं किया है। हालांकि पुलिस अभी कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। उसको रिमांड में लेने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, और पूछताछ करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और जैसे ही यह बात अखबार और सोशल मीडिया अलग अलग माध्यम से जब यह बात लोगों में फैलती है, तो लोगों में गुस्सा होना लाजमी हो जाता है, और फिर यह मामला उत्तराखंड के विधानसभा में भी उठाया जाता है, और फिर यह पूछा जाता है कि आखिरकार कब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेगी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, बल्कि आपको सचेत करना है। जरूरी नहीं है कि
आपके बच्चे मदरसे में ही जाते हो, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे स्कूल ही जाते हो। आपके बच्चे आपके घर से अलावा कहीं भी जाते हैं, घर के किसी भी सदस्य से मिलते हैं, तो फिर आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों से बातचीत करें, उनके दिलों में बैठ करके उनके बातचीत इतना करें, इतना प्यार से, इतना इत्मीनान से उनसे बातचीत करें, उनके जगह बना करके उनके मन में, उनके दिल के अंदर उनसे यह जानने की कोशिश करें कि आपके साथ पूरे दिन हुआ क्या है। ऐसा नहीं कि कहीं आपके बच्चे के साथ गलत काम हो रहा हो और वह गुमसुम हो, आपको इस बात का एहसास ही ना हो और फिर वह लंबे समय से ऐसे ही झेलता चला आ रहा हो। आप ये बताएं कि किस चीज को छूने से अच्छा होता है और किस चीज को छूने से गलत होता है। गुड टच और बैड टच के बारे में अपने बच्चों को अच्छी से जानकारी दे। हालांकि सरकार, जो अलग अलग राज्यों की सरकार है, वह अपने स्कूल और कॉलेजों में इस तरीके के प्रोग्राम चलाते रहते हैं, क्या गुड टच होता है और क्या बैड टच होता है, ताकि किसी बच्चे के साथ इस तरीके की घटना ना हो। लेकिन यह परिवार के लोगों को भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों से वह बहुत ही नजदीक जाकर के उनसे यह बातचीत किया करे कि उनके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो उस अपराधी को, उस आरोपी को, चाहे कोई भी हो, किसी भी किस्म का व्यक्ति हो, उसको सजा दिलवाने की कोशिश करे ताकि भविष्य में किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना ना हो।